नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी साथियों का इस खास चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज 1 अक्टूबर 2025 भाग 1 के जरूरी करंट अफेयर्स पर हम गहराई से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। आपकी तैयारी को और आसान बनाने के लिए हमने एक नया व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। हाँ, इसमें आपको रोज के नोट्स, करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस के लिए सवाल मिलेंगे। बिल्कुल। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखें। और अगर आपको ये कोशिश अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ जी, जरूर। ये हमारी रोज की सीरीज है, तो हो सकता है कुछ टॉपिक आपको लगे कि पहले सुने हैं। हाँ, तो उन्हें आप एक रिवीजन की तरह ले सकते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है अलग अलग स्रोतों से खास जानकारी निकालकर आपके सामने रखना, कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करें। हाँ, चलिए आज का पहला मुद्दा उठाते हैं। ठीक है, आज का पहला विषय थोड़ा कानूनी है। संभाव्यता की प्रबलता, यानी प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये शब्द मैंने हाल में अयोध्या मामले के वक्त सुना था। जी हाँ, वहीं से ज्यादा चर्चा में आया। ये असल में सिविल मामलों में सबूत का एक मानक है। हाँ, सिविल मामलों में। लेकिन ये क्रिमिनल लॉ के मानक से कैसे अलग है? वो जो होता है उचित संदेह से परे। बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। हाँ, उससे ये काफी अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर व्यवहारिक तौर पर? देखिए, सिविल केस में जैसे कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हो या कॉन्ट्रैक्ट का मामला, कोर्ट को ये देखना होता है कि किस पार्टी की बात ज्यादा वजनदार लग रही है। ज्यादा वजनदार मतलब जिस पार्टी पर सबूत देने की जिम्मेदारी है, उसे बस ये दिखाना होता है कि उसकी बात सच होने की संभावना 50% से थोड़ी ज्यादा है। बस थोड़ी सी ज्यादा? अच्छा, 50% से बस थोड़ी ज्यादा। तो ये तो क्रिमिनल केस से बहुत ही अलग हुआ। हाँ बिल्कुल। क्रिमिनल केस में तो अगर जरा सा भी शक रह जाए तो आरोपी को बरी करना पड़ता है। सही बात है। वहां तो किसी की आजादी का सवाल होता है। एकदम। इसीलिए वहां सबूत का स्तर बहुत ऊंचा रखा गया है। लेकिन सिविल मामलों में अक्सर मुआवजे या अधिकारों की बात होती है, तो यहाँ स्तर थोड़ा कम है ताकि मामले निपट सके। नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने 1975 केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को साफ किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 का हवाला देते हुए। ये जानना तो बहुत जरूरी है। मतलब दोनों तरह के मामलों में सबूत का वजन अलग अलग होता है। जी, ये हमारी न्याय प्रणाली का एक अहम पहलू है। चलिए, ये तो ही कानून की बात। अब जरा पर्यावरण की तरफ चलते हैं। पश्चिमी घाट से खबर है। हाँ, एक नई खोज हुई है। कॉफी परिवार की एक नई प्रजाति मिली है, ओफियोराइजा एकिनाटा। ओफियोराइजा एकिनाटा कहाँ मिली है ये? ये मिली है केरल के इडुक्की जिले में, देवीकुलम के पास जो शोला वन है वहां। शोला वन, वो तो अपनी खास जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, और ये पौधा भी एक खास जगह मिला है जिसे इकोटोन कहते हैं, जहां जंगल और घास के मैदान मिलते हैं, करीब 1630 मीटर्स की ऊंचाई पर। अच्छा, और इस खोज में खास क्या है? इसका क्या महत्व है? 2 बातें हैं। एक तो ये कॉफी वाले परिवार यानी रूबिएसी का है। दूसरी और शायद ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये ओफियोराइजा मुंगोस से काफी मिलती जुलती है। ओफियोराइजा मुंगोस, वो किस लिए जानी जाती है? उसका इस्तेमाल पारंपरिक दवाइयों में होता है, खासकर कैंसर के इलाज और जहर की काट बनाने में। ओहो, तो क्या इस नई प्रजाति में भी वैसे ही औषधीय गुण हो सकते हैं? हाँ, इसकी पूरी संभावना है, और अगर ऐसा है तो ये बायो प्रोस्पेक्टिंग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन इसके साथ शायद कोई चिंता भी जुड़ी है। आपने कहा ये दुर्लभ है। बिल्कुल, चिंता की बात यही है कि ये बेहद दुर्लभ लग रही है। अभी तक ये सिर्फ 4 वर्ग किलोमीटर से भी कम इलाके में मिली है। सिर्फ 4 वर्ग किलोमीटर? और पौधे कितने मिले? पौधे भी बहुत कम, कुल मिलाकर शायद 35 के आसपास। अरे बाप रे, बस 35 पौधे? ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। हाँ, ये दिखाता है कि पश्चिमी घाट जैसे हॉटस्पॉट में भी प्रजातियां कितने खतरे में हैं। जरा सा भी बदलाव इनके लिए खतरनाक हो सकता है। सही बात है। इसके संरक्षण पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, अब एक सरकारी पहल पर आते हैं। स्वच्छ शहर जोड़ी पहल। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की है। जी, मुआ की। ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी SBM 2.0 का हिस्सा है। स्वच्छ शहर जोड़ी, ये है क्या असल में? कोई कंपटीशन है? नहीं, कंपटीशन नहीं, ये एक तरह का मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसमें 72 शहर जो स्वच्छता में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें मेंटर बनाया गया है। अच्छा, मेंटर शहर। और ये मेंटर शहर करीब 200 ऐसे शहरों की मदद करेंगे जो रैंकिंग में थोड़ा पीछे हैं।
उन्हें मेंटी शहर कहा गया है। मेंटर और मेंटी। तो इसका मकसद क्या है? ज्ञान बांटना? ज्ञान बांटना तो है ही, लेकिन साथ में एक दूसरे से सीखना, यानी पीयर लर्निंग। और जो तरीके कामयाब रहे हैं उन्हें दूसरी जगह अपनाना भी है। कोशिश ये है कि मेंटर शहरों के अनुभव से मेंटी शहर भी अपनी सफाई व्यवस्था सुधार सके। ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। पर ये मेंटर और मेंटी शहर चुने कैसे गए? कोई क्राइटेरिया है? हाँ, क्राइटेरिया है। मेंटर शहर वो हैं जिनकी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, 23, 24 में टॉप रैंक रही हो, या अपनी जनसंख्या कैटेगरी में टॉप 3 में आए हों। ओके। और मेंटी शहर? मेंटी शहर वो है जो अपने राज्य की रैंकिंग में नीचे है, और कोशिश की गई है कि जोड़ी वाले शहर आसपास के हों ताकि मिलना जुलना आसान रहे। ठीक है। और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? फंडिंग के लिए दोनों शहर, मेंटर और मेंटी, SBMU 2.0 के तहत जो राज्यों को कैपेसिटी बिल्डिंग का फंड मिलता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य सरकारें चाहें तो और पैसा भी दे सकती हैं, और शहर चाहें तो दूसरे स्रोतों से भी फंड ला सकते हैं। अच्छा। और ये प्रोग्राम चलेगा कब तक? फिलहाल तो इसे 100 दिनों के लिए डिजाइन किया गया है। 100 दिन का फोकस प्रोग्राम। चलिए, उम्मीद है इसके अच्छे नतीजे आएंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। चलिए अब फिर से वाइल्ड लाइफ की तरफ चलते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक खास पक्षी की खबर है, पैलेट फिश ईगल। जी, पैलेट फिश ईगल। कॉर्बेट में वन विभाग और WWF इंडिया ने मिलकर एक सर्वे किया था। उसमें इस दुर्लभ बाज का घोंसला मिला है। दुर्लभ? इसे पलास का समुद्री बाज भी कहते हैं शायद? हाँ, पलास सी ईगल या बैंड टेल्ड फिश ईगल भी कहते हैं। ये एक बड़ा भूरे रंग का शिकारी पक्षी है। जैसा नाम से जाहिर है, मुख्य रूप से मछली खाता है। ये मिलता कहाँ है आमतौर पर, और इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? मतलब क्या ये खतरे में है? ये ज्यादातर झीलों, दलदलों और बड़ी नदियों के पास रहता है। पहाड़ों में 5000 मीटर की ऊंचाई तक भी मिल सकता है। और हाँ, ये खतरे में है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय कैटेगरी में रखा गया है। इंडेंजर्ड? वजह क्या है इसके लुप्त प्राय होने की? मुख्य वजह तो वही है, इंसानी दखल। इनके रहने की जगहों का खत्म होना, पानी में प्रदूषण फैलना और नदियों झीलों से जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ लेना। इससे इनकी खाने की कमी हो जाती है। तो कॉर्बेट जैसी जगहों का महत्व और बढ़ जाता है? बिल्कुल। कॉर्बेट तो वैसे भी खास है। भारत का पहला नेशनल पार्क है, पहला टाइगर रिजर्व भी। यहाँ ऐसी दुर्लभ प्रजाति का घोंसला मिलना वाकई अच्छी खबर है। सही कहा। संरक्षित क्षेत्रों का महत्व साफ दिखता है। अच्छा, अब पशु स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम खबर लेते हैं। एक बीमारी है संक्रामक बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस, IBR जिसे कहते हैं। हाँ, IBR। ये मवेशियों में होने वाली एक वायरल बीमारी है। बोवाइन हर्पीज वायरस यानी BHV1 से होती है। ये भारत में आम है क्या? हाँ, भारत में ये स्थानिक है, मतलब यहाँ आमतौर पे पाई जाती है। घरेलू मवेशी और जंगली मवेशी दोनों को हो सकती है। तो ताज़ा खबर क्या है इससे जुड़ी? खबर ये है कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड यानी IIL ने इसके खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी डीवा मार्कर वैक्सीन लॉन्च की है। डीवा मार्कर वैक्सीन, ये क्या होता है और ये बीमारी पशुपालकों के लिए इतनी चिंता की बात क्यों है? चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इससे जानवरों को सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है, गर्भपात हो सकता है और दूध का उत्पादन भी घट जाता है। मतलब सीधा आर्थिक नुकसान। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। और अब तक भारत में इसके लिए कोई खास वैक्सीन या इलाज नहीं था। ये जो डीवा वैक्सीन है, इसकी खासियत है कि इससे पता चल जाता है कि जानवर को टीका लगा है या उसे असल में बीमारी हुई है। अच्छा, ये कैसे? डीवा का मतलब ही है डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स। ये बीमारी को कंट्रोल करने और उस पर नजर रखने के लिए बहुत जरूरी तकनीक है। वाह, ये तो सच में बड़ी उपलब्धि है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक कदम। बिल्कुल, पशुधन क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। चलिए अब समाज से जुड़े एक आंकड़े पर आते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने कुछ ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। जी, NCRB के जो नए आंकड़े आए हैं उनमें एक बात काफी चिंताजनक है। क्या? 2023 में अनुसूचित जनजातियों यानी ST समुदाय के खिलाफ जो अपराध हुए उनमें पिछले साल के मुकाबले 28.8% की बढ़ोतरी हुई है। 28.8%, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। हाँ, काफी ज्यादा है। NCRB जो 1986 में बना था, देश में अपराध और अपराधियों के आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। तो NCRB का काम सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना है? नहीं, सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना नहीं, उनका विश्लेषण करना और पुलिस की जांच में मदद करना भी इसका काम है। ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसके कई और भी काम हैं,
जैसे CCTNS प्रोजेक्ट देखना, नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल, यौन अपराधियों का नेशनल डेटाबेस बनाना, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल चलाना, फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड रखना। काम तो काफी है। जी, लेकिन ST समुदाय के खिलाफ अपराधों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी, ये सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था दोनों के लिहाज से बहुत गंभीर बात है। हाँ, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जाए। बिल्कुल, मौजूदा सुरक्षा उपायों पर भी सवाल उठता है। ठीक है, अब थोड़ा विषय बदलते हैं, भूगोल और भूविज्ञान की ओर चलते हैं। हंग टोंगा हंग हपाई ज्वालामुखी की बात हो रही है फिर से। हाँ, HTHP ज्वालामुखी। याद होगा 2022 में टोंगा के पास समंदर के नीचे इसमें बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ था। हाँ, बिल्कुल याद है, बड़ी खबर बनी थी। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का एक रिसर्च जहाज इन्वेस्टिगेटर वहां 54 दिन की यात्रा करके लौटा है। वो इसी विस्फोट के लंबे समय तक पड़ने वाले असर का अध्ययन करने गए थे। अच्छा, ये ज्वालामुखी है कहाँ वैसे? ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, टोंगा द्वीप समूह के पास। और ये पानी के नीचे है, एक पनडुब्बी स्ट्रैटोवोल्केनो है। स्ट्रैटोवोल्केनो? ये क्या होता है? और 2022 का विस्फोट इतना खास क्यों था? कि 2022 का विस्फोट वाकई बहुत बड़ा था। 21वीं सदी के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक माना जाता है। इसने इतनी राख और गैस छोड़ी कि वो वायुमंडल में बहुत ऊपर स्ट्रैटोस्फीयर तक पहुंच गई। इससे शॉकवेव फैली, सुनामी आई। बाप रे। और स्ट्रैटोवोल्केनो जो होते हैं वो ऊंचे शंकु जैसे ज्वालामुखी होते हैं जिनकी ढलान काफी तीखी होती है। ये अक्सर सबडक्शन जोन में बनते हैं, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर। अच्छा। इनका लावा गाढ़ा होता है जिससे गैस का दबाव बनता है और फिर जोरदार विस्फोटक तरीके से फटते हैं। इनमें लावा और राख की परतें होती हैं, इसलिए इन्हें कंपोजिट ज्वालामुखी भी कहते हैं। तो HTH का अध्ययन हमें क्या समझने में मदद करेगा? ऐसे बड़े विस्फोटों के असर को समझने में, पर्यावरण पर, मौसम पर, समुद्री जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये सब जानने में मदद मिलेगी। सही है, प्रकृति की ताकत को समझना जरूरी है। चलिए एक और संकटग्रस्त प्रजाति की बात करते हैं, लाल चंदन। जी, रेड सैंडर्स। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA ने आंध्र प्रदेश बायोडायवर्सिटी बोर्ड को 82 लाख रुपए दिए हैं। किस लिए? लाल चंदन, जिसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटिलिनस है, उसके संरक्षण के लिए। ये पेड़ स्थानिक है। स्थानिक मतलब ये सिर्फ एक खास इलाके में ही पाया जाता है। ये दक्षिणी पूर्वी घाट में मिलता है, खासकर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, चित्तूर, कड़पा, कुर्नूल जिलों में। अच्छा, तो इसके संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्या खतरा है इस पर? खतरा बहुत बड़ा है। इसकी लकड़ी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा मांग है और कीमत भी बहुत ऊंची है। हाँ, सुना है मैंने। इसी वजह से इसकी भयानक तस्करी होती है, अवैध कटाई होती है। इसीलिए IUCN ने इसे एंडेंजर्ड घोषित किया है। साइट्स के परिशिष्ट 2 में है और वाइल्ड लाइफ एक्ट की अनुसूची 4 में भी है। बाप रे, इतनी जगह लिस्टेड है ये। तो NBA का रोल यहाँ क्या है? NBA जैसी संस्थाएं ही ऐसी संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए नीतियां बनाती हैं, फंड देती हैं। NBA एक सांविधिक निकाय है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बना है। ये एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ बिल्कुल। 2003 में बना था, मुख्यालय चेन्नई में है। ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। फिर राज्य स्तर पर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होते हैं और स्थानीय स्तर पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियां। अच्छा, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जी, ताकि संरक्षण का काम जमीनी स्तर तक पहुंच सके। ठीक है, अब एक ऐसे समुद्री इलाके की बात करते हैं जो खबरों में रहता है, अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ एडन। वहां फिर कुछ हुआ है? हाँ, हाल ही में वहां एक जहाज पर मिसाइल हमला हुआ, आग लग गई। शक यमन के हूती विद्रोहियों पर जा रहा है। ओह, ये खाड़ी है कहाँ वैसे? ये हिंद महासागर का ही हिस्सा है, अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में पड़ती है। और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों यहाँ इतनी हलचल रहती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट के जरिए लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। अच्छा, बाबल मंदेब। हाँ, और लाल सागर आगे स्वेज नहर से भूमध्य सागर से जुड़ा है। तो यूरोप और एशिया के बीच का ज्यादातर समुद्री व्यापार यहीं से होता है। मतलब ये स्वेज नहर रूट का हिस्सा है? बिल्कुल।
कहते हैं कि दुनिया का करीब 11% समुद्री पेट्रोलियम यहीं से गुजरता है। इसके किनारे पर यमन, सोमालिया, जिबूती जैसे देश हैं। तो यहाँ जरा सी भी गड़बड़ी का असर पूरे विश्व व्यापार पर पड़ सकता है? निश्चित रूप से। यमन में जो लड़ाई चल रही है और समुद्री डाकुओं की समस्या भी रही है यहाँ, इस वजह से ये इलाका काफी संवेदनशील है। ये ताज़ा हमला दिखाता है कि कैसे एक जगह का झगड़ा पूरी दुनिया की शिपिंग और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। सही बात है। यहाँ की स्थिति पर नजर रखना बहुत जरूरी है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भी। चलिए, अब आखिर में एक छोटी सी लेकिन दिलचस्प खबर लेते हैं कीटों की दुनिया से। जी हाँ, केरला में एंटलायन की 2 नई प्रजातियां मिली हैं। जी हाँ, एंटलायन। शोधकर्ताओं ने 2 नई प्रजातियों का पता लगाया है, इंडोफेनेज कैरोलाइनेंसिस और इंडोफेनेज सह्याद्रियंसिस। एंटलायन, ये नाम तो सुना है। इन्हें चींटी शेर भी कहते हैं शायद। क्यों कहते हैं ऐसा? हाँ, चींटी शेर। नाम इनके लार्वा की वजह से पड़ा है। इनका लार्वा बड़ा शिकारी होता है। शिकारी? कैसे शिकार करता है? ये लार्वा अक्सर रेतीली जमीन में एक कोन जैसा गड्ढा खोद लेता है और गड्ढे के नीचे छुपकर इंतजार करता है। अच्छा। जैसे ही कोई चींटी या छोटा कीड़ा गड्ढे के किनारे पर आता है, रेत फिसलती है और वो बेचारा नीचे गिर जाता है। नीचे लार्वा अपने बड़े जबड़ों से उसे पकड़ लेता है। अरे वाह, बड़ा चालाक तरीका है शिकार का। तो ये सिर्फ चींटियों को खाते हैं? नहीं, चींटियों के अलावा दूसरे छोटे मोटे कीड़े भी जो गड्ढे में गिर जाएं। इनके जो वयस्क होते हैं वो लेसविंग कहलाते हैं। वो ज्यादातर रात में उड़ते हैं। क्या ये इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना इंसानों के लिए, ना पेड़ पौधों के लिए। बल्कि ये तो छोटे कीड़ों को खाकर उनकी आबादी कंट्रोल करते हैं, तो एक तरह से फायदेमंद है। तो नई प्रजातियों की खोज ये दिखाती है कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। बिल्कुल, खासकर छोटे जीवों की दुनिया में हमारी जैव विविधता बहुत समृद्ध है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया, कानूनी मानक से शुरू करके नई प्रजातियों की खोज, सरकारी पहल, वन्यजीव संरक्षण, भू-राजनीति, पशु स्वास्थ्य, अपराध के आंकड़े, ज्वालामुखी और यहाँ तक कि छोटे कीटों तक। इन सब अलग-अलग खबरों को अगर जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? देखिए, समझ यही आता है कि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे पर्यावरण में बदलाव हो या इंसानी हरकतें, लाल चंदन की तस्करी या ईगल के घर का उजड़ना, ये प्रजातियों को खतरे में डालती हैं। हाँ। कहीं दूर का झगड़ा, जैसे अदन की खाड़ी में, पूरी दुनिया के व्यापार और सुरक्षा पर असर डालता है। विज्ञान और तकनीक, जैसे IBR की वैक्सीन, हमें समाधान देते हैं। और सरकारी कोशिशें? हाँ, सरकारी कोशिशें जैसे स्वच्छ शहर जोड़ी और आंकड़े जैसे NCRB के हमें बताते हैं कि समाज में क्या चल रहा है और हमें क्या करने की जरूरत है। हर खबर एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। बहुत खूब, बहुत अच्छे से समझाया आपने। एक बार फिर याद दिला दें, रोज के नोट्स, करंट अफेयर्स और सवालों के लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जी, और अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, जानकारी मिली हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते कोई एक विचार या सवाल जो श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहें? हाँ, जरूर। आज हमने कई लुप्तप्राय प्रजातियों की बात की। वो पौधा, ओफियोराइजा पैलेट फिश, ईगल, लाल चंदन, इनके संरक्षण की चुनौतियां हैं। जी। दूसरी तरफ विकास की जरूरतें भी हैं। हमारे संसाधन सीमित हैं, खतरे कई हैं। तो ऐसे में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक टिकाऊ संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको लगातार सोचने की जरूरत है।